हुए। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL अब तक का हीरो है, 4.5% का उछाल अब तक बीते 2.5 दिनों में डिलीवर करा है। इनफैक्ट पिछले 6-7 सत्रों को अगर मैं जोड़ लूं, लास्ट वीक से मोमेंटम को पकड़ लूं, तो ये स्टॉक 1096 के लेवल से 1240 के लेवल्स पे, यानी कि 12-13% का अपसाइड डिलीवर कर चुका है। 145 रुपए का उछाल, इस तरह का मोमेंटम आया। रिजल्ट्स आए थे पिछले हफ्ते गुरुवार को, उसके बाद से जो मोमेंटम पकड़ा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा ये स्टॉक। और ध्यान रखें, इसके लिए 4% का मूव 8.25 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, और उस पर 4% के मूव्स आ रहे हैं इस तरह से। किरण, कॉल क्या होगा? देखिए, रिजल्ट के बाद अगर चलता है तो बहुत स्ट्रांग चार्ट पैटर्न होता है। पहले भी चला और रिजल्ट के बाद भी फॉलो अप बाइंग आती चली जा रही है ना। पहले बहुत कम चला था रिलेटिवली, और रिजल्ट के बाद में जब चलता है तब इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ कहते हैं, और वही देखने को मिल रहा है। और पिछले 2 दिनों से कंसर्ट कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि और एक आध दिन ये कंसर्ट करेगा, वापस ऊपर निकलने की कोशिश हो जाएगी। मेरा मानना है कि होल्ड करके ही चलना चाहिए। 1160 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 1300 और 1320 के देखने को मिल रहा है। बचे हुए हफ्ते के लिए, ट्रेड के लिए भी इस लेवल पे घुस जाऊं? हाँ, बिल्कुल घुस सकते हैं। ठीक बात। मेरा बेसिक आइडिया कि इस बचे हुए हफ्ते में कितना और जूस निकाल सकता हूं स्टॉक से। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई तो क्विकली, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर स्वामित्व प्रबंधन CMD सेवास का इसी कंपनी के पास है। विप्रो दूसरा स्टॉक जो रडार पर रहना चाहिए। रिलायंस थर्सडे बाजार बंद होने के बाद आया था, विप्रो फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद आया था, और उस पर रिएक्शन हमने स्ट्रीट पे आता हुआ देखा। स्टॉक 2-3% इस हफ्ते ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन पिछले 7 सेशंस में 310 का माल 355 के लेवल्स पे जाके खड़ा हुआ है। राजेश जी, क्या कॉल होगा विप्रो पे? ये रिजल्ट्स मिक्स बैग थे, क्योंकि गाइडेंस को लेके कंसर्न्स थे। अभी भी वो नो ग्रोथ क्वार्टर के इंडिकेशंस आ रहे हैं, पर स्ट्रीट बुलिश होता चला जा रहा है विप्रो पे। देखिए, स्ट्रीट के बुलिश होने के कारण है क्योंकि एक तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर देखें तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर आए थे। दूसरे अगर आप देखें तो जो दूसरी दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि TCS और इन्फोसिस, जो कि लगातार लाइमलाइट में रहती हैं, उन्होंने एक अच्छी चाल ऑलरेडी दिखा चुकी थी, तो वैल्यूएशन के लिहाज से उनसे बेहतर पड़ रहे थे। इवन आप नंबर्स पे भी देखेंगे तो हमारे हिसाब से नंबर्स स्ट्रांग आए थे। टॉप लाइन में 10% के आसपास बढ़त आई थी, बॉटम लाइन में 30% के आसपास की बढ़त आई थी। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज आया था वो मार्जिन की तरफ से आया था, जो कि बहुत ही बेहतर आया था। इवन कंपनी ने बोनस भी अनाउंस कर रखा है 3 पे 1 का, तो मुझे लगता है कि इस वजह से इंटरेस्ट बना हुआ है बाजार का, और वैल्यूएशन के लिहाज से तो बेहतर पड़ता ही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, बिल्कुल इसमें हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। यस सर, बिल्कुल इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है, खरीदारी करने की। अच्छा, आप ही के लिए फिर अगला स्टॉक भी ये हाईलाइट। तो इस हफ्ते की मैं कह रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हैवीवेट ने जिस तरह का मूव दिखाया, पर इस हफ्ते जो सबके रडार पे एक और कंपनी थी फार्मास्यूटिकल स्पेस की, वो थी सन फार्मा। पिछले हफ्ते जाते जाते थर्सडे को 6%, फ्राइडे को 8.5% का फॉल आया। तब वो आपको याद होगा, वो विसल ब्लोअर और आदित्य मेडिसेल जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसको लेकर फिर से दिक्कतें सामने आनी शुरू हुई, मूड बिगड़ने का काम शुरू हो गया। 2 दिन पिटे, फिर क्लैरिटी आई, मैनेजमेंट ने कुछ सफाई देने की कोशिश करी, और अब इस हफ्ते लगातार ये तीसरा दिन है जब लोअर लेवल से रिकवरी लगातार कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। सन फार्मा सर, दाव लगाओगे आप, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज से के चलते दूर ही रहूं? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है कि एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मुद्दा क्लैरिफाई नहीं हो जाता है, तब तक थोड़ा दूर रहना बेहतर होगा। नए निवेशकों के लिए, निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं, दूसरी फार्मा की कंपनीज हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए अपसाइड का निकलने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत सस्ते हो गए वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद। और हेलोल का भी थोड़ी दिक्कतें सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। US में भी बिजनेस बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशलिटी बिजनेस से भी रैंप अप हो रही है कैपेसिटी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर वैल्यूएशन बिल्कुल अच्छे हैं, आगे आने वाले दिनों के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट ये जो ओवरहैंग है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इस वजह से थोड़ा दूर रहे तो बेहतर है। थोड़ा बादल छट जाए, उसके बाद ही फिर फ्रेश कॉल लिया जाए। अभी इसमें वैल्यूएशन वगैरह अट्रैक्टिव जरूर हो सकते हैं, लेकिन अभी दूर रहना चाहिए। किरण, कोटक महिंद्रा बैंक, ये हफ्ता रिजल्ट्स हैवी है। 8 निफ्टी कंपनीज इस हफ्ते रिजल्ट्स घोषित करने वाली है। शुरुआत कर दी कोटक महिंद्रा बैंक ने सोमवार को, नंबर्स अच्छे आए, और उसके बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि RBI के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। राजेश जी, आप बताइएगा ये सेटलमेंट कैसे होता है, क्या होगा? आधा प्रमोटर को बढ़ाने देंगे, आधा नहीं बढ़ाने देंगे क्या? लेकिन किरण, चार्ट्स क्या कहते हैं? चार्ट्स पॉजिटिव है, और इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो मेरा मानना है कि होल्ड करके चलना चाहिए। मेरा अभी स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1235 का, और ट्रेल करना चाहूंगा। इसमें टारगेट्स अभी नहीं दूंगा मैं।
ठीक बात। तो इस तो मैं अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट है तो मैं घुसूं ही नहीं, मैं ढाई दिन के लिए ट्रेड ना लूं। नहीं देना है, बिल्कुल। राजेश जी, ये इशू तो था उदय कोटक साहब का जो स्टेक है उसे रिड्यूस करने के टाइमलाइन बांधी थी, अब उसके लिए पेनल एक्शन लगा आरबीआई के साथ, वो कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में मुद्दा चल ही रहा है। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होगा कि उदय जी आप 30 का 20 नहीं करके 25 पे रुक जाइए, ऐसा होगा क्या? देखिए, बोलना बहुत मुश्किल है कि आरबीआई क्या स्टैंड ले रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि आरबीआई का रवैया कुछ नरम पड़ा है, क्योंकि इश्यूज इन्होंने ही उठाए थे और अब समय भी इन्होंने ही मांगा है, तो यहाँ लगता है कि उनका कुछ स्टैंड नरम पड़ा है। तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ नरमी से पेश आए। लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बहुत शानदार आए थे। कासा रेशियो 50% के ऊपर है, प्राइस सारी सब्सिडरीज अच्छे कामकाज कर रही है, थोड़ा सा सिक्योरिटीज बिजनेस से दबाव देखा गया है, लेकिन मुझे लगता है जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो बहुत अच्छा अपसाइड होगा। यहाँ हमारी खरीदारी की सलाह है। अच्छा, अशोक लेलैंड सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड आया, वो वरुण आपको वो हमने पैच करा था पूरा इस हफ्ते को समाप्त करने के लिए, उसमें वरुण बोल भी रहे थे डाउनग्रेड तगड़ा है, 75 रुपए के टारगेट्स की बात कर रहे हैं। पर सीएलएसए अशोक लेलैंड तो अपनी जगह। निफ्टी के टॉप लूजर्स निकाल लीजिए इस हफ्ते के अब तक, आपको नजर आएगा कौन से? मारुति, आपको नजर आएगा एमएनएम, दोनों 4% दबाव झेलते हुए। और आज सुबह खबर आई कि ग्रीन सेस लगाएंगे टू व्हीलर पेट्रोल टू व्हीलर्स पे, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया सके। 800,000 रुपए का ग्रीन सेस लग जाएगा। तो सारी खबरें ही दिक्कत भरी आती जानी है। किरण, ऑटो एज अ पैक गड़बड़ा रहा है क्या मामला? चार्ट गड़बड़ा है ये सारे? हाँ, सारे थोड़े से खराब देखने को मिल रहे हैं और उसमें से अशोक लेलैंड सबसे खराब है। अशोक लेलैंड सेल का मौका 2.5 दिन के लिए? सेल का मौका नहीं है, पर मेरा मानना है कि बाय तो बिल्कुल करके नहीं चलना चाहिए। हाँ, सेल का मौका कब बनेगा? 88 के नीचे, अभी 88.80 और 80 पैसे नीचे जाए, फिर वापस एक बार ट्रेडिंग बेट लगेगी, क्योंकि हमने कल दोपहर से एक पुल बैक रैली देखने को मिल रही है, वो कहाँ जाके एंड होती है वो देखना पड़ेगा। पर 88 के नीचे जाता है तो बिल्कुल सेल करना चाहिए। फिर 90 का स्टॉप लॉस ₹2 का, और टारगेट्स के लिए 83 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो कंडीशनल सेल 88 के नीचे स्लिप हो तो बिकवाली करने के मौके, और ऑटो एज अ पैक बिगड़ता हुआ मूड है लगातार, और प्रेशर माउंट हो रहा है इस पूरे पॉकेट में। अच्छा, एक स्टॉक डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक लेना, लेकिन अगर इस हफ्ते को अब तक समअप करना है तो स्टॉक का नाम लेना तो जरूरी है राजेश जी। वो है प्रभात डेयरी। अब इन्होंने फ्रांस की कंपनी को अपना डेयरी कारोबार बेच दिया। डेयरी कारोबार बेचा क्या? वो 98 पॉइंट समथिंग उसका रेवेन्यू डेयरी कारोबार से आता था, इस तरह का था। बचा क्या? 1-1.5% के आसपास का धंधा। तो लॉजिकली तो इनको अपना प्रोमोटर स्टेक बेच देना चाहिए था। जो फ्रेंच प्रोमोटर आते वो ओपन ऑफर लाते, एज अ माइनॉरिटी होल्डर मेरी मर्जी होती, मैं इसमें सरेंडर करूं ना करूं, पर इन्होंने कुछ और ही स्ट्रक्चर कर डाला। बाजार समझता है, और स्टॉक गजब का पिटता हुआ। ये ऑलरेडी इस डील से पहले इस साल में देख रहा था 60% नीचे था, अब इस डील के अनाउंसमेंट के बाद तो 65%, 70% नीचे इस साल ऑलरेडी ये स्टॉक। क्या करना चाहिए सर प्रभात डेयरी में? देखिए, मैं समझता हूँ अभी भी जिसके पास है एक बार बेच देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा 1700 करोड़ के आसपास की डील हुई है, जिसमें 1227 करोड़ तो इन्हें सनफ्रेश एग्रो को बेचने में मिलेगी, और 473 करोड़ सनफ्रेश एग्रो में जो इनके डेयरी बिजनेस है उसको ट्रांसफर करने में मिलेगी। अब इस सारे को टैक्स वगैरह का एडजस्टमेंट करके देखा जाए तो हमारे हिसाब से 1100 करोड़ के आसपास इनके हाथ में आएंगे। 320 करोड़ का डेट है कंपनी में, और कंपनी कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में वो जेनेटिक्स और एनिमल फीड के बिजनेस पे ध्यान देगी। अब ये कितने पैसे शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे, क्लैरिटी नहीं है। दूसरे सबसे बड़ी बात कि जो पेरेंट कंपनी है उसमें ये सब्सिडरी से पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे, वो एक दिक्कत की बात है, क्योंकि न केवल वो टैक्स के लिए दिक्कत होगी बल्कि कम्बरसम प्रोसेस भी होगा। ये सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत है स्टॉक पे। निकल जाए बेहतर होगा। निकल जाए बेहतर होगा। और इस बीच टाटा मोटर्स की